वाड़ी का प्रभाव। एक बार की बात है, रामपुर गांव में एक ईमानदार लड़का रहता था। वह सभी से प्यार से बातें करता था। इस कारण सब लोग उसे चाहते और इज्जत करते थे और उसका भरोसा करते थे। पड़ोसी बूढ़े आदमी को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उसके व्यवहार के कारण उन्हें कोई खास सम्मान नहीं मिलता था। जिससे जलन के मारे एक बार उसने अफवाह फैलाई कि उसके पड़ोस में रहने वाला नौजवान चोर है। अफवाह के पैर नहीं होते, यह बात दूर दूर तक फैल गई। आसपास के लोग उस नौजवान से बचने लगे। नौजवान परेशान हो गया, कोई उस पर विश्वास ही नहीं करता था। तभी गांव में चोरी की एक वारदात हुई और शक उस नौजवान पर गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद सबूत के अभाव में वह निर्दोष साबित हो गया। निर्दोष साबित होने के बाद वह नौजवान चुप नहीं बैठा। उसके आत्मसम्मान को ठेस लगी थी। उसने बूढ़े आदमी पर गलत आरोप लगाने के लिए पंचायत में बात रखी। पंचायत में बूढ़े आदमी ने अपने बचाव में सरपंच से कहा, मैंने जो कुछ कहा था वह एक टिप्पणी से अधिक कुछ नहीं था। किसी को नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा, आप एक कागज के टुकड़े पर वे सब बातें लिखें जो आपने उस नौजवान के बारे में कही थी, और जाते समय उस कागज के टुकड़े टुकड़े कर घर के रास्ते पर फेंक दें। कल फैसला सुनने के लिए आ जाएं। बूढ़े आदमी ने वैसा ही किया। अगले दिन सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा कि फैसला सुनने से पहले आप बाहर जाएं और उन कागज के टुकड़ों को जो आपने कल बाहर फेंक दिया था इकट्ठा करके लेके आएं। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? उन टुकड़ों को तो हवा कहीं से कहीं उड़ा कर ले गई होगी, अब वे नहीं मिल सकेंगे। मैं कहाँ कहाँ उन्हें खोजने के लिए जाऊँगा। सरपंच ने कहा, ठीक इसी प्रकार एक सरल सी टिप्पणी भी किसी का मान सम्मान उस सीमा तक नष्ट कर सकती है जिसे वह व्यक्ति किसी भी दशा में दोबारा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए यदि किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो चुप रहें। वाणी पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए ताकि हम शब्दों के दास न बने। वाणी से आपका पद, गरिमा और संस्कार और कुल का भी पता चलता है। बूढ़े ने पूछा, ये कैसे हो सकता है? तो सरपंच ने एक पुरानी दंत कथा सुनाई। एक बार एक राजा अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया था। वहाँ शिकार के चक्कर में एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचकर अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछा। नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं, बाद में आपके मंत्री गए, अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाएं तो मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते में राजा ने घोड़ा दौड़ाया और जल्दी ही अपने सहयोगियों से जा मिला, और नेत्रहीन संत के कथनानुसार ही एक दूसरे से आगे पीछे पहुंचे थे। यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस पद वाला जा रहा है। संत की कुटिया में पहुंचकर संत से प्रश्न किया कि आप नेत्रविहीन होते हुए कैसे जान गए कि कौन जा रहा है, कौन आ रहा है? राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं उसकी बातचीत से होती है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा, ए अंधे, इधर से किसी को जाते हुए की आहट सुनाई दी है क्या? तो मैं समझ गया कि ये संस्कार विहीन व्यक्ति छोटी पदवी वाले सिपाही ही होंगे। जब आपके मंत्री जी आए तब उन्होंने पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए? तो मैं समझ गया कि यह किसी उच्च ओहदे वाला है, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री जी गए हैं। जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूरदास जी, महाराज, आपको इधर से निकलकर जाने वालों की आहट तो नहीं मिली। तो मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था, और दूसरे का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है। क्योंकि जिसे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती तो वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है? जी हाँ, जिसे कभी कोई चीज़ नहीं मिलती तो वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है? दूसरी बात, यह संसार एक वृक्ष स्वरूप है। जैसे वृक्ष में डालियाँ तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में ज़्यादा फल लगते हैं वही झुकती है। इसी अनुभव के आधार पर मैं नेत्रहीन होते हुए भी
सिपाहियों, मंत्री और आपके पद का पता बताया। अगर गलती हुई हो तो महाराज क्षमा करें। संत के अनुभव से प्रसन्न होकर संत की जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का मंत्री जी को आदेशित कर वापस राजमहल आए। इस लोक कथा का आशय यह है कि आजकल हमारे परिवार संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। थोड़ा सा पद, पैसा व प्रतिष्ठा पाते ही दूसरे की उपेक्षा करते हैं, जो उचित नहीं है। मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता है, अतः मीठा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए। इस बात का सभी पंचों ने समर्थन किया। बूढ़ा लज्जित होकर लौट गया। हमें आशा है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। आप चाहेंगे तो ऐसी ही और कहानियाँ प्रस्तुत की जाएंगी।